सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने शिवाजी को पढ़ा था कि शिवाजी कहाँ गए थे। आगरा के दरबार में गए थे। औरंगजेब से क्या करने गए थे? मिलने गए थे। मिलने क्यों गए थे? क्योंकि जय सिंह बोला था क्या कि तुम जाओ। कहाँ जाओ? तो तुम जाओ कहाँ पे? तो ये औरंगजेब से मिलने जाओ तुम, क्योंकि तो कुछ बातें जब राजा से कर लोगे ना तो आपकी सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि ये पुरंदर की संधि हुआ था। पुरंदर की संधि के तहत ये मनवा लेता है। कौन मनवा लेता है? यही जय सिंह बनवा लेता है। फिर उसके बाद ये शिवाजी क्या कहते हैं? औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, यानी आगरा के दरबार में जाते हैं। और उस समय क्या था ना, औरंगजेब का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। और जब जन्मदिन था तो ये इस पर टाइम नहीं दे पाता है, यानी शिवाजी पर ये औरंगजेब टाइम नहीं दे पाता है। और जब टाइम नहीं दे पाता है तो इस बात से खफा हो जाते हैं। कौन खफा हो जाते हैं? तो यही शिवाजी खफा हो जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। और नाराज हो जाते हैं तो यही मुगल दरबार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति राजा के सामने, यानी राजा से ऊंची आवाज में बात करे। किसी की हिम्मत कभी तक नहीं हुई थी। और ये शिवाजी जो होता है ये औरंगजेब से बोलता है कि जब तुम्हें टाइम ही हम पे नहीं निकाल सकते हो तो हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया था? क्योंकि हम एक राजा है और तुम हमको राजा की तरह व्यवहार नहीं करो। एक बेइज्जती इनको फील हो रहा था, क्योंकि जैसे में सभी लोग बैठते हैं ना, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और ये जैसे में कैसे होता है, लोग उधर छोटा मोटा कुर्सी दे करके बैठा देता है, इसी तरह से बैठे हुए थे। तो इन्हें काफी बेइज्जती फील हो रहा था। इस बात से औरंगजेब क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, यानी खफा हो जाता है। इससे गुस्सा हो जाता है। किससे? शिवाजी से। फिर उसके बाद इन्हों इन 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 इनको किनको, यानी शिवाजी को क्या कर देता है? नजरबंद कर देता है, यानी कोठी में डाल देता है। और जब कोठी में डाल देता है तो ये लगभग 6 महीने तक कोठी में रहते हैं, नजरबंद रहते हैं। और इनसे क्या होता था ना कि इनका बेटा उन्हीं के दरबार में, पहले हमने बताया था कि पुरंदर की संधि के तहत इन्हीं को बेटा को क्या दिया गया था? 5,000 मनसब दिया गया था। ठीक है। तो जब ये इनको बेटा जो होता था इनसे छिप छिप के आकर के कभी कभी मिल लेता था और पूरी तरह से बात, क्योंकि देखिए 5,000 का जब मनसब दिया गया है, यानी आप एक तरह से उतने क्षेत्र उतने सैन्य के आप मालिक तो है ना। तो इन जो कुछ सूचना होती थी, जो कुछ गुप्त बातें होती थी, ये इन तक क्या होता था कि पहुंचा दिया जाता था। किस तक पहुंचा दिया जाता था? यही शिवाजी तक पहुंचा दिया जाता था। और ये व्यक्ति दोनों दोनों के दोनों क्या कहते हैं, जब इन्हें समझ में आ जाता है कि अब यहाँ से हम छूटने वाले नहीं हैं, तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति, कौन से दोनों के दोनों व्यक्ति? ये शिवाजी और इनका एक बेटा कौन है? संभाजी। ये संभाजी दोनों के दोनों क्या होते हैं कि लगभग 6 महीने के बाद ये जो नजरबंद थे ये दोनों क्या करते हैं? वहां से भाग निकलते हैं। और दोनों को दोनों जब भाग निकलते हैं तो लगभग 2 साल तक रेस्ट करते हैं, यानी प्लानिंग बनाते हैं कि हमें अब ये मुगल से क्या करना है? चुनौती लेना है, यानी मुगल से हमें अब टकराना है। तो लगभग 2 साल तक ये कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 1670 ईस्वी में, कब की बात है? तो ये 1670 ईस्वी में ये सूरत पर फिर पुनः क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। और वहां से काफी मात्रा में क्या करते हैं? लूट मात करके पैसा लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि सूरत मुगल का क्या था? एक बंदरगाह था। जैसे में देखिए ये हमारा इंडिया है और सूरत यहीं पे है, यानी यहीं पे है। आज भी लोग क्या होते हैं कि बिहार यूपी से सूरत में लोग क्या करने जाते हैं? काम करने जाते हैं। और ये इस पे कौन कर देते हैं हमला? यही हमला कर देते हैं। कौन? यही शिवाजी हमला कर देते हैं यहाँ से। और हमला करने के बाद में क्या होता है? यहाँ से जो भी पैसा कौड़ी होता है फिर लूट करके लेकर के चले जाते हैं। अब खुद सोच करके देखिए कि एक बार कब हमला किए थे? 1664 ईस्वी में। फिर उसके बाद कब हमला किए? फिर 1670 ईस्वी में। ठीक है। और फिर उसके बाद पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। अब ये बात फिर जब अंग्रेजों को ये अंग्रेज बोल रहे हैं, औरंगजेब को जब पता चलता है तो अब तो समझिए कि दुश्मनी आमना सामना की हो गई, क्योंकि फिर एक बार तो लूटा था, ये फिर दोबारा लूट लिया है। तब क्या होता है कि मुगल की सेना, एक तरफ मुगल की सेना आ जाती है और फिर एक तरफ क्या होते हैं? एक तरफ ये शिवाजी की सेना। अब आमना सामना की लड़ाई हो रही है। ठीक है। ये पुरंदर की संधि हुई, जो हुई पुरंदर में जो घेरा डाला था तो उसमें क्या हुआ था कि संधि हो गई थी, लेकिन अब कोई संधि नहीं होगा, अब आमना सामना का लड़ाई हो रहा है। तो आमना सामना का लड़ाई हो रहा है तो एक जगह है, वो जगह क्या है? सालहार। ठीक है। ये सालहार नामक जगह पर क्या होता है? मुगल की सेना और किसकी सेना? मुगल की सेना लगती है और ये शिवाजी की सेना। एक तरफ शिवाजी की सेना है और दूसरी तरफ क्या है? मुगल का सेना है। ये मुगल का सेना दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाइयाँ होती है, जिसमें मुगल की क्या होती है? हार होती है। मुगल की क्या होती है? हार होती है। पूरी प्लानिंग के साथ मुगल सेना पर ये क्या करते हैं? व्यक्ति आक्रमण करते हैं। देखिएगा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनको जीतने का रीजन क्या था। क्योंकि ये जो आप महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी और पठारी इलाका है। और इसमें क्या होता है ना कि छिप छिप करके युद्ध करना काफी आसान हो जाता है। जो मुगल की सेना थी
जैसे में बिहार और यूपी वगैरह ये सब, दिल्ली वगैरह जो सब देख रहे हैं, ये हरियाणा वगैरह ये सब जो देख रहे हैं, ये सब मैदानी इलाका है। और मैदानी इलाका में क्या होता ना है कि ये इनके जो सैनिक थे, इनके सैनिक माहिर थे, यानी तीर भाले ये सब से लड़ने के लिए बिल्कुल माहिर था। लेकिन ये इधर जो हम बता रहे थे कि ये छिप छिप करके लड़ता था, तो छिप छिप कर लड़ने में पता नहीं था। जैसे में आप आगे जा रहे हैं और आपको लगा कि बगल में पेड़ है, और फिर उसके बाद आपको ऐसे धर लिया, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा, आप कैसे कर पाइएगा। तो इसीलिए ये व्यक्ति को, यानी शिवाजी को किसने शिवाजी को कहा था, ये शिवाजी को औरंगजेब क्या बोला था कि ये पहाड़ी चूहा है। कौन सा चूहा है? ये पहाड़ी चूहा है। ये औरंगजेब बोला था। किनको बोला था? तो ये शिवाजी को बोला था। ठीक है। और फिर अगर हम बात बताते हैं, ये गोरिल्ला युद्ध इसी को बोलते हैं। जैसे में क्या होता है, छिप छिप करके जो हमला करता है उसी को क्या बोलते हैं? गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं। तो गोरिल्ला युद्ध का जनक की बात करते हैं, तो जनक कौन हो जाएंगे? तो जनक हो जाएंगे शिवाजी हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है। अब सलहार के युद्ध में क्या होता है कि मुगलों की सबसे पहले क्या होती है? हार होती है। यानी अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि शिवाजी जो है, ये शिवाजी हैं 1672 ईस्वी में। देखिएगा 1670 ईस्वी में सूरत को लूटते हैं फिर से दोबारा। फिर 1672 ईस्वी में क्या करते हैं कि ये सालहार का युद्ध होता है। ठीक है। ये सालहार के युद्ध में किसको हरा देते हैं? यानी मुगल को हरा देते हैं। आप समझ रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र का जो मालिक था, जो पाकिस्तान आज बांग्लादेश सब बटा हुआ, सब पहले एक में ही था, और इतने से छोटे से क्षेत्र में ये व्यक्ति कौन है? मराठा है। और ये मराठा है, और ये इनकी सेना को क्या कर दे रहा है? यानी मुगल को हरा दे रहा है। तो कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोच करके देखिए। तब क्या होती है कि ये 1672 ईस्वी वाला जो आपको डेट है, ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुगल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। जब हार हो जाती है तो हमें तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला युद्ध है जिसमें ये शिवाजी से कौन हार रहा है? ये मुगल हार रहा है। ठीक है। अब क्या होती है कि 1674 ईस्वी में अब इनकी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब बढ़ गया, क्योंकि मुगल को क्या कर चुके हैं? ये हरा चुके हैं। तो फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में लगभग 2 साल के बाद क्या करते हैं? ये छत्रपति की उपाधि लेते हैं। किसकी उपाधि? जैसे आप नाम सुनते हैं ना, छत्रपति शिवाजी। तो यही 1674 ईस्वी में, कब की बात है? तो 1674 ईस्वी में ये छत्रपति की उपाधि लेते हैं। तो ये जो उपाधि लेते हैं, ये रायगढ़ के किला में, क्योंकि रायगढ़ में ही अपनी ये क्या किया था? राजधानी को बनाया था। तो 1674 ईस्वी में ये छत्रपति शिवाजी क्या होते हैं? कहलाने लगता है। यानी 1674 ईस्वी में क्या होते हैं? छत्रपति की उपाधि ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जो मृत्यु होती है, वो इनको मृत्यु से पहले हम कुछ जो इनके बारे में जो बातें चले आ रही है, वो एक बार और देख लेते हैं। जैसे में आप बोलिएगा कि अब ये इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन चुके हैं, तो बोलिएगा कि हाँ जी बिल्कुल इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन चुके हैं। तो इन्हें पैसा कैसे आता होगा? इनके आय के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो जी हाँ, इनके आय के लिए जो था ना, 2 तरह की आय थी। एक था कौन? सर देशमुख। ठीक है। एक था सर देशमुख था, और एक था चौथ। चौथ जैसे में क्या था ना, कि जैसे में बगल वाले राज्य पर ये हमला कर करके क्या करते थे कि वहां से क्या करते थे? पैसा लूट लेते थे। ठीक है। तो बगल वाले जो राज होते थे, ये बगल वाले राज यानी सुरक्षा हमको मिल जाए, इसीलिए ये चौथ देता था। यानी 1/4 हिस्सा क्या करता था? ये चौथ देता था। यानी 4 में से 1 हिस्सा हमको दो, तब हम आपको हमला नहीं करेंगे। यानी सुरक्षा की गारंटी देते थे, यानी चौथ से। तो चौथ किससे लिया जाता था? तो ये बगल वाले राज से, जो इनके क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है। अब एक है सर देशमुख। ये सर देशमुख में कितना लिया जाता था? तो सर देशमुख में से 10 में से 1 भाग ये लेते थे। कौन? ये मराठा लेता था। 2 तरह की कर थी, तो पूछेगा पहली कर कौन था? चौथ। तो चौथ में कितना हिस्सा लेता था? तो 1/4 हिस्सा लेता था। यानी 4 केजी अगर अनाज हुआ है, तो उसमें से 1 केजी मराठा को होना चाहिए टैक्स के रूप में। और दूसरा क्या था? सर देशमुख। सर देशमुख क्या था? ये अपने क्षेत्र से लेते थे, जो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उससे लेते थे। 10 में से 1, यानी 10 केजी अगर चावल हुआ है, तो उसमें से 1 केजी किसे मिलेगा? मराठा को मिलेगा। और यही सबसे क्या होते थे कि ये अपने सैनिक को क्या करते थे? मजबूती प्रदान करते थे, क्योंकि अब सैनिक को चाहिए, तोप चाहिए, गोला चाहिए, ड्रेस चाहिए, बहुत सी चीजें, सामान भी तो चाहिए ना। तो यही सबसे क्या करते थे ये व्यक्ति? अपने सैनिक को क्या करते थे? मजबूत करते थे। और एक प्रथा जो चली आ रही थी, जो भू राजस्व से संबंधित था, तो एक प्रथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सरंजामी प्रथा।
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा है ना भू राजस्व से संबंधित है। ये भू राजस्व से, तो किसके भू राजस्व से? तो यही मराठा के भू राजस्व से। किसके भू राजस्व से? तो यही मराठा के भू राजस्व से। देखिएगा यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको आप माइंड में बिल्कुल रखिएगा। हम बिल्कुल रटवाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कहानियों के थ्रू आ रहे हैं और आपको याद करवा रहे हैं, ठीक है। सरंजामी प्रथा किसके समय में प्रचलित था? तो सरंजामी प्रथा ये मराठा के समय में प्रचलित था, ठीक है। ये सरंजामी प्रथा क्या था? तो ये भू राजस्व से संबंधित था। भू राजस्व समझते हैं ना, यानी भूमि की आय से संबंधित था, ठीक है। इसमें जो आय में कौन कौन था? तो आय में कौन था? एक था कौन? चौथ था, और दूसरा कौन था? सरदेशमुख था। सरदेशमुख में 1/10 हिस्सा लेता था, और फिर उसके बाद चौथ में 1/4 हिस्सा लेता था। अब देखते हैं कि अब इनकी आय भी अच्छी खासी होने लग गई थी, तो अब ये अपने जो क्षेत्र जो कब्जा किए हुए थे, अब जिसमें ये क्षेत्र इनका जो था, तो ये मुद्रा के रूप में तो कुछ चलाएंगे ना। जैसे में अब इंडिया है, तो इंडिया का अपना क्षेत्र है, जो मैप है पूरा, तो जिस तरह से आज हम लोग रुपये चलाते हैं ना एक दूसरे किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो उसी तरह से जब ये इनका क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में मुद्रा चलाएंगे ना, यानी तो ये मुद्रा का जो आकार था ना, ये अष्टकोणीय था। कैसा था? अष्टकोणीय, अष्टकोण वाला था। आप ज्योग्राफी इसमें ज्योमेट्री में पढ़े ही होंगे अष्टकोणीय क्या होता है सो, ठीक है। और इनको जो लिपि थी ना, ये लिपि जैसे में अब आज आज क्या होता है कि जैसे में आज हम हिंदी लिख रहे हैं, जैसे में ये हम हिंदी लिख रहे हैं ना, ये लिखे या कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे में ये गोरिल्ला लिखा हुआ है, तो इसका लिपि क्या है? तो आप बोलते ना कि ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो उस समय जो लिपि थी ना, उस समय लिपि क्या थी? तो मोडी लिपि। तो पूछा कि मोडी लिपि प्रचलित था तो कहाँ? तो ये मराठा साम्राज्य में प्रचलित था। और अगर भाषा की बात बोलते हैं तो ये भाषा कैसा है? तो ये भाषा संस्कृत था। कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है कि समझ में नहीं आएगा, तो हम समझाते हैं। जैसे में आज हम लोग क्या करते हैं, भाषा के रूप में संस्कृत लिखते हैं, तो बोले सॉरी संस्कृत लिख रहे हैं, हिंदी को लिख रहे हैं, यानी हिंदी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और जब हिंदी लिख रहे हैं तो आपको हर कोई पूछता है, यदि आप जानते हैं कि इसकी लिपि कैसी है, तो देवनागरी लिपि है, यानी लिपि के जो अति जो बनावट कला है वो कैसी है? तो ये देवनागरी लिपि है। तो अब इसी में क्या था ना कि उस समय जो भाषा थी ना, ये भाषा क्या था? मुद्रा की भाषा क्या था? तो मुद्रा की भाषा था कौन सी? संस्कृत था, ठीक है। तो अगर लिपि जैसे में आज लिपि क्या है हम लोग की? देवनागरी है। भाषा तो हिंदी है लेकिन लिपि क्या है? देवनागरी है ना। तो अब उस समय इसकी लिपि क्या थी? तो लिपि थी मोडी लिपि। तो पूछा कि मोडी लिपि प्रचलित था तो कहाँ? तो मराठा साम्राज्य में प्रचलित था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृतीय। जो मुद्रा का आकार था वो कैसा था? अष्टकोणीय, यानी 8 कोण वाले मुद्रा का आकार था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करते हैं कि इन जो प्रचलित मुद्रा था, तो प्रचलित मुद्रा 3 तरह की थी। प्रचलित मुद्रा कितने तरह की थी? 3 तरह की थी, और वो काफी ज्यादा पूछता है। देखिएगा ये सब ना बुक हम अच्छे बुक से लिए हैं, एनसीईआरटी का बुक से लिए हैं, तो आपको ये सब चीज ना एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब नॉर्मल एग्जाम जब दीजिएगा ना, तो उसमें भी मिलेंगे, और बढ़िया एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी मिलेंगे। जब जब ये अंदर से थोड़े से घुस करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो अच्छे अच्छे से बिल्कुल नहीं बन पाता है, और जब नहीं बन पाएगा तो फिर सिलेक्शन से काफी दूर रह जाइएगा, फिर कई सालों लग जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रचलित मुद्रा था, ये प्रचलित मुद्रा कितने तरह की थी? ये 3 तरह की थी। एक था कौन था? एक था लीरा, और एक था कौन? टका, और एक था कौन? रुपया। ये 3 तरह की जो मुद्रा था, ये क्या था? प्रचलित मुद्रा था। ये प्रचलित मुद्रा था। तो आप इसे इन्हें भी याद करके रखिएगा कि जो मराठा के साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था, ये प्रचलित मुद्रा कौन कौन था? तो एक था टका था, और एक था लीरा बोल सकते हैं या लारी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक था कौन? रुपया था। तो हम यहां तक तो कोई दिक्कत? तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। कि कौन कौन सा मुद्रा था? एक था लारी था, और एक था रुपया था, और फिर एक तरह क्या एक ठो और क्या था? टका था। ये 3 तरह की जो मुद्रा थी वो क्या थी? प्रचलित में थी। कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति जो थे, इनको काम कैसे करता था? जैसे में आज भारत सरकार है, तो भारत सरकार अपने मंत्रियों के थ्रू क्या करता है? काम करता है। कोई वित्त मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, ये तो कौन काम करता था ना। तो इन्हें जो काम करता था, तो इनके जो 8 गो मंत्री थे,
और 8 गो मंत्री जो थे, और 8 गो मंत्री में क्या था कि एक पेशवा होता था, ठीक है। और वो पेशवा क्या होता था कि सभी मंत्रियों का प्रधान होता था। सभी मंत्रियों में जो होता था ना, वो क्या होता था, प्रधान होता था। तो अब हम पेशवा को देखते हैं, तो अब उन्हें बोला क्या जाता था, तो उन्हें बोला जाता था अष्ट प्रधान। तो पूछेगा कि अष्ट प्रधान संबंधित है तो किससे, एक होता है अष्ट दिग्गज, तो अष्ट दिग्गज बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये है अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, तो अष्ट प्रधान है मराठा से। किससे है, तो मराठा से। ध्यान रखिएगा, कहानियां के थ्रू हम लेकर के यहाँ पे अब आए हैं। तो 8 गो जो मंत्री था, वो मंत्री को देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सभी को तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 गो प्रधान था, उसे क्या बोला जाता था, अष्ट प्रधान। तो अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, तो ये मराठा से संबंधित है। पहला जो था, ये पहला था पेशवा। तो पेशवा तो सबको याद रहेगा कि पेशवा क्या था, ये सभी मंत्रियों का क्या था, प्रमुख था। यानी जो 8 गो मंत्री है उस सब का क्या था, ये प्रमुख था, ठीक है। तो ये पेशवा पे खैर याद रहेगा, मंत्रियों का सबसे ये प्रधान था। अब एक है सुमंत। क्या है, सुमंत। ये सुमंत है, या इसको आप बोल सकते हैं दबीर। ये जो था ना, ये विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखता था, विदेश मंत्रालय। अब बोलिए कि विदेश मंत्रालय हम समझे नहीं, तो हम बिल्कुल समझाते हैं। जैसे में ये हमारा क्या है, इंडिया है, आज रफ का मैप ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये मराठा है, अभी बैठा हुआ है। अब बगल वाले जो राज हैं, तो इसके लिए तो ये विदेशी हो गए ना। जैसे में आज हमारा इंडिया है, तो हमारे बगल वाले देश विदेश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बगल वाले जो राज है, तो इसके लिए तो ये विदेशी है ना, तो हाँ बिल्कुल विदेश है। तो इसके लिए भी, यानी जो बगल वाले जो राज है ना, उसमें जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं, जैसे में आज जयशंकर साहब कैसे कोई बात को रखते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा करके, तो उसी हिसाब में एक पद था उस समय, क्या था, सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्रालय का विभाग होता था। तो कोई दिक्कत, तो बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। और एक और क्या है, एक और है अमात या मजूमदार। ये अमात या मजूमदार, जैसे में आज हम ना देखते हैं ना वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो जिस तरह से निर्मला सीतारमण एक विभाग देख रही है कि कितना टैक्स बढ़ाना है, कितना टैक्स नहीं बढ़ाना है, किस चीज पर कितना कर लगना चाहिए, किस चीज पर कितना कर नहीं लगना चाहिए, अमीरों पर कितना कर लगाएं, गरीबों पर कितना लगाएं, अमीरों से हम कितना टैक्स ले और गरीबों से कितना टैक्स ले, ये सभी वित्त मंत्रालय में बताया जा रहा है ना। निर्मला सीतारमण देख रही है ना, कितना बजट लाए, कितना बजट नहीं लाए। तो ये सभी एक विभाग था, उसे बोलते थे आमत या मजूमदार। ये जो होता था, यही वित्त मंत्रालय का प्रधान होता था। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है, 2 गो हो गए, 2 गो तो ये 1 गो, 2 गो, 3 गो तो कंप्लीट हो गया। अमत या मजूमदार कौन था, ये वित्त मंत्रालय का विभाग होता था, वही देखता था अमत या मजूमदार। जिसको जो देखता था उसे क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय देखता था, उसी को बोलते हैं हम अमत या मजूमदार देखते हैं। और एक है बाकिया नवीस। ये बाकिया नवीस था ना, जिसमें अब राजा है, अब राजा है, तो उनको डेली भी तो कुछ काम करना है ना। जैसे में अब हमें कल कल किसी से मीटिंग करना है, परसों किसी से मीटिंग करना है, कल हमने क्या बोला था, परसों हमने क्या बोला था, ये राजा को सभी चीज थोड़ा नहीं पता है। जैसे में आप बोलते हैं ना, जैसे में राजा के बगल में एक व्यक्ति खड़ा हो रहता है, बोलता है कि सर आज मीटिंग है, फलना 1 बजे 2 बजे फलना सर सबसे मीटिंग है। तो ये दैनिक कार्य, कल कल क्या होगा और आज क्या करना है, 2 घंटे के बाद क्या करना है, ये सभी टाइम फिक्स होते हैं, क्योंकि राजा है, उनको सब बात याद थोड़ी नहीं रह सकता है। तो यही एक व्यक्ति था, वो कौन था, ये बाकिया नवीस, यही राजा के दैनिक कार्य को क्या करता था, देखता था। जैसे में आप खुद मान करके चलिए कि बगल वाले कहीं पे जाना है, ठीक है यार, बगल वाले पड़ोसी से हमको क्या करना है, कल मीटिंग है, तो मीटिंग है, फिर उसके बाद जैसे जब राजा है तो बहुत सारे काम होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही काम है। जिसमें आप हैं तो आपको बहुत सारे काम है ना, फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, उनसे भी थोड़ा सा बतियाना है, फिर उसके बाद खेलना भी है, कूदना भी है, बहुत खाना भी बनाना है, पढ़ना भी है, बहुत सारे काम है ना। और उसमें भी क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। तो यही व्यक्ति है राजा। तो समझिए कि जब राजा है तो उनको कितना बड़ा काम होगा, और जब कितना बड़ा काम होगा तो फिर वही जो व्यक्ति कौन है, जो उनको बताता है दैनिक काम के लिए कि कल आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है बाकिया नवीस। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमत और फिर उसके बाद सुमंत, ठीक है। ये 2 गो इंपॉर्टेंट है। और फिर एक कौन है, सर ए नौबत। सर ए नौबत क्या था ना, जैसे में सेनापति,
सेनापति को क्या बोला जाता था, सर इन नौबत। जैसे में सेना का जो प्रमुख होता था ना, युद्ध में जा रहा है तो युद्ध का कमांड कौन संभालेगा, यही सर ए नौबत संभालेगा, यानी सेनापति। ये तो ऐसे ही याद रहेगा। अब एक है पंडित राव, तो इसी से आप समझ में आ रहा है कि पंडित राव यानी धार्मिक और विद्वानों को कितना देना है कितना नहीं देना है, ये सब पंडित राव देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब कि कोई गलत काम कर रहा है कोई सही काम कर रहा है तो उसको न्याय देने के लिए बात है। जैसे में हम गए किसी को 2 थाप मार दिया यानी किसी की हत्या कर दिया, तो उसको न्याय देने का भी तो काम होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि न्याय नहीं दिया तो न्याय दिया जाएगा, तो उसके लिए न्यायाधीश होता था जो न्याय देता था, लोगों को देता था, ठीक है। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसको बोल सकते हैं, ये सचिव या शुरूनवीस इसको बोलते हैं। ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। इसका मतलब जैसे में आज सचिव, जैसे में आप सुनते हो ना कि ना सचिव भारत सरकार का कोई सचिव है, तो जो राजकीय पत्र निकला है ना, कि राजकीय पत्र में क्या होते हैं कि जैसे में राजा की तरफ से ये बात निकला है कि जो अनाउंसमेंट वगैरह होता है या फलना जगह पे ये बनवाना है या किसी क्षेत्र में ये चीज अनाउंसमेंट करना है, तो वो सभी का काम कौन देखते थे, तो वो सभी का काम देखते थे, यही देखते थे सचिव या शुरूनवीस। यानी इन्हीं के सलाह पर कोई व्यक्ति आगे कोई काम कर सकता था। तो जरूरी नहीं है कि इनकी बात को मानने के लिए जो जो राजा है वो बाध्य ही हो, ये सिर्फ सलाह दे सकते थे। अब जो आप जितना भी अब देख रहे हैं ना, ये मंत्री, जैसे में आज कोई मंत्री है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये बोला है तो वो मंत्री जो है वहां पे शिवाजी जो बैठे हुए हैं तो वो शिवाजी यानी जो राजा हैं वो मानेंगे ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया तो बोलिएगा कि हाँ समझ में आया, ठीक है। तो यहीं तक हम रहने देते हैं, तो इसका जो अगला पार्ट है वो कल आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा तो, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट अगर दिखा देते तो काफी अच्छा होता। अगर नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।